आज एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर का मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मॉम भी यूज करते हैं। ठीक है, यानी आप देखे होंगे आपका जो रूटीन आया होगा कॉलेज से, उसमें मॉम करके होगा, यानी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ये जो सब्जेक्ट है हम लोग बोलचाल की भाषा में इसे मतलब समझने के लिए कह सकते हैं कि ये सॉम और टॉस का एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो बहुत ही आसान लगने वाला है ये सब्जेक्ट आपको, क्योंकि सॉम और टॉस आप पिछले सेमेस्टर में पढ़कर आए हैं। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में आप सम और टॉस दोनों पढ़े हैं, तो यहाँ पे उसी का एडवांस वर्जन है। तो आइए इसको मॉम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को समझते हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो आपको पीछे पढ़े होंगे, तो हो सके उसे 20 सीरीज में भी कर दिया जाएगा, लेकिन मोस्टली यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, एक आध दो ऐसा टॉपिक रहे जिसे छोड़कर हम लोग, क्योंकि उसको 20 सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी टाइप का रहेगा वो सब का। ठीक है, तो चलिए वो सब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एक सेकेंड, डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेन। तो ये चीज तो आप हम लोग पहले पढ़े थे, तो इसको हम लोग कहाँ कवर कर लेंगे? 20 सीरीज में डायरेक्ट कवर कर लेंगे। तो कवरिंग डिस्क्रिप्शन और फाइनाइट डिफॉर्मेशन इन फाइनेटिस्मल डिफॉर्मेशन, ये जो टॉपिक है आपको 20 सीरीज में डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब उसका नेक्स्ट जो टॉपिक था मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 1 का ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक जो था एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रेस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस के लिए हम लोग डायरेक्ट इसका एनालिसिस भी कर सकते थे, लेकिन पहले हम शुरू से बता रहे हैं ताकि आपको देखिए पिछले में पढ़े होंगे, थोड़ा भूल भी गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। जो टॉपिक यहाँ डिटेल ऐसा आप लोग को पहले ही बता दिया गया कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा उसको ही बहुत ही डिटेल से बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ भी बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो द ओवरऑल स्टेबिलिटी पता करने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग दो चीज फाइंड आउट करना पड़ता है। पहला एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, दूसरा इंटरनल स्टेबिलिटी। और ये दोनों अगर स्टेबल है तो हम बोलते हैं कि ओवरऑल जो मेरा स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं है उसको पता करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल स्टेबिलिटी निकालते हैं और इंटरनल स्टेबिलिटी निकालते हैं। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को DSE से डिनोट करते हैं और इंटरनल स्टेबिलिटी को DSI से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप समझते हैं इसके बारे में, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के बारे में। तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है क्या? तो ये जो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है वो डील करता है सपोर्ट रिएक्शन को, है ना। सपोर्ट रिएक्शन से हम लोग देखिए अभी क्वेश्चन करके सोल्व करके समझेंगे। तो रूल क्या है? एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है या नहीं उसको पहचानने का रूल जो है वो है फॉर ए स्ट्रक्चर टू बी स्टेबल एक्सटर्नली मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड इज 3। मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए रिएक्शन का, कोरस्पॉन्डिंग टू 3 इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सेकेंड पॉइंट दिस 3 रिएक्शन मस्ट बी नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल। ठीक है, आपको ये चीज थोड़ा बहुत टॉस में भी बताए थे, टॉस में भी याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो यहाँ बेसिक से बता रहे, डरना नहीं है। तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी पहचानने के लिए हमको 3 पॉइंट चाहिए। पहला पॉइंट, रिएक्शन 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन 3 लिखा हुआ है। मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन 3 मीन्स 3 हो या 3 से ज्यादा, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो 3 रिएक्शन होगा, तीनों रिएक्शन जो होगा वो नॉन कंकरेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? नॉन पैरेलल होना चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट हुआ एक्सटर्नल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। अब उसका एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लिए, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको आपको पता करना है कि एक्सटर्नली स्टेबल है या नहीं है। तो एक्सटर्नली स्टेबल पता करने के लिए सबसे पहले हमको रिएक्शन देखना होगा। तो रिएक्शन 1, रिएक्शन 2 और रिएक्शन क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, रिएक्शन आपका क्या हो गया? 3 हो गया। अभी 3 रिएक्शन है, तो 3 पॉइंट हमको चाहिए था किसी चीज को बताने के लिए। तो पहला पॉइंट में नंबर ऑफ रिएक्शन 3 है, ये कंडीशन क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन बोला था कि तीनों जो रिएक्शन है वो नॉन कंकरेंट होना चाहिए। नॉन कंकरेंट मतलब एक पॉइंट पे नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नॉन कंकरेंट है। कंकरेंट कब होता है? जब तीनों एक ही पॉइंट पे मिल जाए,
तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकरेंट बोलते हैं। और नन कनकरेंट क्या होता है, एक ही पॉइंट पे ना मिले। तो देखिए एक पॉइंट पे कभी मिल सकता है, इसका इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये तीनों क्या हो गया, नन कनकरेंट। तो ये भी आपका क्या है, सेटिस्फाई कर गया। तीसरा पॉइंट आता है कि नन पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नन पैरेलल। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, बिकॉज नन पैरेलल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है सर, जो कंडीशन है वो क्या कर गया, अनसेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, एक्सटर्नली अनस्टेबल। अनस्टेबल अस्टेबल कब होता, जब ये नन पैरेलल हो जाता। तीनों कंडीशन अगर तीनों में कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब तीनों के तीनों अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं तब उसको हम लोग बोलेंगे अस्टेबल है। तो यहाँ तो तीसरा कंडीशन क्या हो गया, अनसेटिस्फाई हो गया, क्योंकि पता है कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तीनों पैरेलल है, लेकिन होना चाहिए पैरेलल नहीं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नली अनस्टेबल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑल रिएक्शन है जो क्या है, पैरेलल है। उसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नली अनस्टेबल तो बोलेंगे ही, उसी का नाम है ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल, या उसी का नाम है इम्प्रॉपरली कंसंट्रेंट इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपका हो गया पहचानने के लिए कि अनस्टेबल है या स्टेबल है। तो यहाँ पे अनस्टेबल आया था, तो इस तीनों नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं, एक्सटर्नली अनस्टेबल, ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल, इम्प्रॉपरली कंसंट्रेंट, ठीक है। तो ये तीनों इसका नाम हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में समझते हैं कि यहाँ पे इसका रिएक्शन ए हो गया, इसका रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा, इसका रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो रिएक्शन तो तीन वो है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन कनकरेंट हो गया। देखिए ये जो रिएक्शन है यहाँ पे आके मिलेगा, ये रिएक्शन यहाँ पे आके मिलेगा, और ये रिएक्शन भी यहीं पे मिलेगा। तो ये क्या हो गया, कनकरेंट। कनकरेंट तो क्या था, हमको कंडीशन क्या बताया था कि कनकरेंट नहीं होना चाहिए। तो ये वाला तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं किया। अच्छा, तीसरा, ऐसे तो दुइये को से हमको पता चल गया कोई एगो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब वो अनस्टेबल हो गया। लेकिन तीसरा भी देख लेते कि तीसरा क्या है, नन पैरेलल है। देखिए तो तीनों है ना, नन पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, सामने सामने डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो ये जाके मिल रहा है तो नन पैरेलल हो गया। तो दो वो कंडीशन सही है, लेकिन तीसरा ये जो सेकेंड कंडीशन वो क्या है, अनसेटिस्फाई किया, इसलिए ये क्या हो गया, एक्सटर्नली अनस्टेबल, ठीक है। बिकॉज क्या है यहाँ पे, ऑल रिएक्शन आर कनकरेंट, होना चाहिए नन कनकरेंट, ठीक है। चलिए, तो यही तीनों नाम से इसको ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं, ए इसका रिएक्शन हो गया, ए इसका रिएक्शन हो गया, ए इसका रिएक्शन हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि रिएक्शन तो तीन गो है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई, और ये क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, नन कनकरेंट हो गया। तो ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं करेगा। नन पैरेलल है, तो नन पैरेलल तो है ही, तो ये हो गया आपका अनस्टेबल। ये भी स्ट्रक्चर क्या हो गया, अनस्टेबल। अब आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 पे। यहाँ एक रिएक्शन, यहाँ हो गया दो रिएक्शन। तो दो रिएक्शन हो गया, तो ये तो दो रिएक्शन 3 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले का तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। जब रिएक्शन ही दो आ जाए तो निकालने की जरूरत है, ये तो अनसेटिस्फाई पहले ही कर गया। तो इसको एक्सटर्नली अनस्टेबल बिकॉज नंबर ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड 3 बट हेयर नंबर ऑफ रिएक्शन प्रेजेंट ओनली 2। होना चाहिए 3, कम से कम 3 होना चाहिए, लेकिन है 2 ही, तो इसलिए क्या है, एक्सटर्नली अनस्टेबल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसका कुछ पॉइंट सीख लेते हैं, इसका कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि क्या कब इसको ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल कहेंगे, कब इसको हम लोग स्टैटिकली अनस्टेबल कहेंगे। तो उसका कुछ नोट लिखा हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये अभी तक तो अनस्टेबल देख रहे थे, एक स्टेबल वाला भी पहले देख लेते तब नोट पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक स्टेबल वाला भी देख लेते। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे रोलर नहीं, तो रोलर नहीं है तो यहाँ पे वर्टिकल में भी आएगा रिएक्शन और हॉरिजेंटल में भी आएगा रिएक्शन। तो ये हो गया RA, ये हो गया क्या, HA, ठीक है। एक रिएक्शन यहाँ पे है। अब देखिए 3 रिएक्शन है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। नन कनकरेंट है, ये दोनों तो है, लेकिन ये वाला लाइन है जो
तीसरा है ये इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, तो देखिए तो एक पॉइंट पे है तीनों फोर्स, नहीं तो क्या है नन कंकरेंट, तो ये भी सेटिस्फाई किया। पैरेलल की बात करें तो देखिए तो कोई भी पैरेलल नहीं है ना, दो गो तो है, ये दोनों पैरेलल है लेकिन तीसरा पैरेलल नहीं है, तो यानी नन पैरेलल हो गया, तो नन पैरेलल भी है, तो मतलब ये क्या है अस्टेबल है, ठीक है, नन पैरेलल भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सटर्नली अस्टेबल है। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटर्नली अस्टेबल बोलते हैं। अब आइए कुछ नोट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इफ मिनिमम नंबर ऑफ थ्री रिएक्शन आर प्रेजेंट एंड द स्ट्रक्चर बिकम्स अनस्टेबल बिकॉज ऑफ देयर इम्प्रॉपर अरेंजमेंट देन इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। अगर आपके पास रिएक्शन 3 है उसके बाद कंकरेंट के कारण या पैरेलल होने के कारण अगर वो अनस्टेबल होता है तब उसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल। पहले ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास रिएक्शन जितना होना चाहिए उतना मिल जाए, बाकी दो कंडीशन के कारण, कंडीशन 2 कंकरेंट होने के कारण अगर, या तीसरा कंडीशन नन पैरेलल होने के कारण अगर अनस्टेबल होता है तब उसका नाम ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल पड़ेगा। लेकिन रिएक्शन के कारण अगर अनस्टेबल हो जाए, रिएक्शन के कारण अनस्टेबल हो जाए, इफ द स्ट्रक्चर बिकम अनस्टेबल ड्यू टू इनसफिशिएंट नंबर ऑफ रिएक्शन लेस देन 3 देन इट इज कॉल्ड स्टैटिकली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, या पार्शियली कंसंट्रेंट। तो यही चीज बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, ई क्वेश्चन को देखिएगा, एक क्वेश्चन में किसके कारण ये फेल हुआ, किसके कारण अनस्टेबल हुआ, तो रिएक्शन के कारण हुआ। तो रिएक्शन के जब कारण होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टैटिकली अनस्टेबल, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर रिएक्शन के कारण ना हो के किसके कारण हो, पैरेलल के कारण हो या कंकरेंट के कारण हो, तो उसको ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, क्लियर। चलिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीज को सीखते जाएंगे ताकि हम लोग को किसी भी प्रकार से कोई कमी ना हो, ठीक है। और ये जितना पढ़ाया जा रहा है एग्जाम में देखते होंगे थोड़ा सा दम घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जितना पढ़े वो सब तो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सब यही कारण होता है कि आप लोग को बेसिक नहीं पता होता है। क्वेश्चन वही रहता है, जो क्वेश्चन आपको बनाना होता है जो सिलेबस में है वही क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप लोग बेसिक या कहीं कुछ छूट गए आपको पढ़ने, मतलब एक सीक्वेंस कोई चीज होता है ना, जैसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो उसके पहले जितने भी स्टेप हैं सभी चीज मालूम होना चाहिए। एक आगो भी आपको मालूम नहीं है तो पता नहीं घुमा दिया जैसा क्वेश्चन तो समझ में नहीं आने लगेगा। जैसा आपको टीचर बताया है 1-2 क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन आ गया तो बन जाता है, थोड़ा सा भी घुमा देता था आपसे नहीं बनता है। इसका कारण है कि आपको बेसिक से पढ़ाया नहीं गया या आप खुद बेसिक से नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन करवाएंगे, अभी एक बार क्या कर रहे हैं हम सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 20 सीरीज क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको और भी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इंटरनली स्टेबिलिटी सिलेबस के टाइम उतना थोड़ा सा टफ क्वेश्चन नहीं करवाया जाता है ताकि आपको कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और 20 सीरीज क्वेश्चन में थोड़ा इससे भी टफ क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है, जो अभी पढ़ाया जाएगा उससे। ये इंटरनल स्टेबिलिटी की बात करें, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, अब बात करते हैं इंटरनल स्टेबिलिटी। तो व्हेन द पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर मूव विद द रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट देन अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंटरनली अनस्टेबल। अगर आपका स्ट्रक्चर में जो पार्ट है, एक जो मान लीजिए कोई रिएक्शन वाला पार्ट है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा पार्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनली अनस्टेबल, मूव कर जाएगा। देखिए उसका मतलब तरीका बता देते कैसे पता करेंगे कि इंटरनली स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबका नोट भी लिख दिए कि अगर ये फिगर देखेगा बोलेगा क्या है, तो बोलेंगे इंटरनली अनस्टेबल है, इंटरनली अनस्टेबल है। अब क्यों है उसके बारे में रीजन बताना है। तो अगर तीन हिंज लगातार दिखे, 3 हिंज अगर लगातार दिखे, कंटिन्यूअसली 3 हिंज रहे, तब उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनली अनस्टेबल, ठीक है, क्लियर है। तो कहीं भी अगर कोई भी स्ट्रक्चर में 3 हिंज अगर लगातार हो तो वो होगा इंटरनली अनस्टेबल। तो इंटरनली अनस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली 3 हिंज रहे तो उस स्ट्रक्चर को इंटरनली अस्टेबल कहते हैं। तो रिवीजन भी कीजिएगा तो खुद से आप समझ सकते हैं, इस तरह से लिख कर पढ़िएगा तब, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, ए आपका क्या है, इंटरनली अस्टेबल है। तो इंटरनली अस्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक हिंज है, एक दो हिंज है, ठीक है। तो अगर यहाँ दो हिंज है कंटिन्यूअसली, इसलिए हम इसको इंटरनली अस्टेबल कहेंगे। तीन हिंज रहने पे अनस्टेबल हो जाएगा, दो हिंज है या एक हिंज है तो वो क्या हो जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ पे एक हिंज है तो ये क्या हो गया, आपका अस्टेबल हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन में आते हैं, इंटरनली अनस्टेबल है क्योंकि लगातार कितना हिंज है, तीन हिंज है, तो ये क्या हो गया, इंटरनली अनस्टेबल हो गया। चौथा पे आते हैं, यहाँ पे एक हिंज है, इंटरनल हिंज है, यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ पे हिंज नहीं है, रिजिड ज्वाइंट है, तो तीन हिंज नहीं है, यहाँ पे कितना हिंज है, टू ही हिंज है, तो टू हिंज है तो इंटरनली क्या हो जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। छठा पॉइंट में देखते हैं, यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ पे एक हिंज है, वन हिंज, टू हिंज, थ्री हिंज, लेकिन ये कंटिन्यूअसली नहीं है, बीच में रिजिड आ जा रहा है, बीच में क्या आ जा रहा है, रिजिड, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली हम बोले थे कि लगातार तीन हिंज रहे तब उसको इंटरनली अनस्टेबल बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो बीच में रिजिड आ गया तो इसलिए अस्टेबल हो जाएगा। अगर ये बीच में रिजिड नहीं रहता तो अनस्टेबल हो जाता। यहाँ तीन हिंज तो है बट कंटिन्यूअसली थ्री हिंज नहीं है, बीच में क्या है, बीच में क्या है, रिजिड है, ठीक है, बीच में रिजिड ज्वाइंट आ गया है, रिजिड ज्वाइंट आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख के पढ़िएगा ना तो बाद में रिवीजन करने में आसान लगेगा कि क्या लिखा हुआ है, ऐसे उस टाइम याद ही नहीं आएगा कि ये क्यों हो गया, यहाँ भी तो तीन हिंज है। अब थोड़ा सा इसके बगल में हिंट्स लिख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस कारण था, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक में इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इंटरनली अनस्टेबल, यहाँ भी एक हिंज हो गया, दो हिंज हो गया, तीन हिंज, ये भी क्या है, कंटिन्यूअसली है तो इंटरनली अनस्टेबल हो गया। यहाँ पे तीन हिंज है, देखिए यहाँ भी एक हिंज है, दो हिंज है, तीन हिंज है, तीन हिंज है लेकिन बीच में इंटरमीडिएट पर एक सपोर्ट लगा हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पे हिंज इसको काउंट ना करते हुए दो हिंज काउंट होगा। तो यहाँ तीन हिंज कंटिन्यूअसली है बट इंटरमीडिएट हिंज पर कोई सपोर्ट प्रोवाइड है, इसलिए यह स्ट्रक्चर इंटरनली अस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, अस्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया, इंटरमीडिएट सपोर्ट आ गया। अब आते हैं इसको थोड़ा सा और चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपसे कि स्टैटिकली डिटरमिनेट हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ए ट्रस इज कंसीडर्ड स्टैटिकली डिटरमिनेंट इफ ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट रिएक्शन एंड मेंबर फोर्सेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ओनली इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे प्लेनर ट्रस के बारे में बात करें तो स्टैटिकली डिटरमिनेंट पता करने के लिए नंबर ऑफ मेंबर प्लस द नंबर ऑफ सपोर्ट यहाँ पे क्या हो गया, सपोर्ट रिएक्शन, तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन आर हो गया, मस्ट नोट एक्सीड नहीं होना चाहिए उससे, किससे, ज्वाइंट टाइम्स टू का मतलब 2J, यही कंडीशन हम लोग न पढ़ते हैं। एम इजकल टू, अगर ऐसे हम फॉर्मूला बनाते हैं एम इजकल टू 2J माइनस आर, यही ना बनाते हैं, एम इजकल टू 2J माइनस आर, तो यही हो गया एम प्लस है। जो आपका डिफिनेशन दिया है स्टैटिकली डिटरमिनेंट द नंबर ऑफ मेंबर प्लस द नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन इज नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू, ठीक है, ये दो कंडीशन आ सकता है। तो ये दोनों कंडीशन को आगे हम सोल्व करते हैं, या ग्रेटर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, ये तीनों पॉइंट को आगे डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हम बस इक्वेशन लिख रहे हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट टाइम्स 2, तो ये हो गया 2J, यानी इसको हम लोग इस तरह से पहले याद करते थे, एम इजकल टू 2J माइनस 3, वेयर एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द ट्रस। अभी बेसिक चल रहा है, अभी घबराने की कोई बात नहीं, अभी तक तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे अगर बेसिक से पढ़ते जाइएगा सब आसान लगेगा तो आगे भी आसान लगते जाएगा, ठीक है। इफ एम इज लेस देन 2J माइनस 3, अगर एम का वैल्यू लेस देन हो जाए तो देन ट्रस बिकम अनस्टेबल इंटरनली। अगर m इज इक्वल टू 2J माइनस 3 और m इक्वल और ग्रेटर देन 2J माइनस 3, देन मेंबर शुड बी अरेंज सच दैट we should get a stable triangulated form, then the truss will be stable। तो इसको चेक करते हैं हम लोग, बारी बारी से चेक करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है, तो m इजकल टू 7, जो इसमें मेंबर है, इस ट्रस में जो मेंबर है वो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मेंबर कितना है, 7 है।
रिक्वायर्ड मेंबर कितना चाहिए, तो रिक्वायर्ड मेंबर के लिए अभी फॉर्मूला पढ़े 2j-3। तो ज्वाइंट कितना है, तो 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, ठीक है। तो 2 गुने 5 - 3 आ गया 7। तो जितना मेंबर है उतना रिक्वायर्ड मेंबर, इतना मेंबर होना चाहिए इस ट्रस्ट में, और उतना मेंबर है। तो जब है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। लेकिन इसको ऐसे स्टेबल नहीं बोलेंगे जब तक ट्रायंगल फॉर्म में न रहे। इसका जो अथी आपका शेप है ट्रायंगल फॉर्म में रहेगा तबे हम बोलेंगे कि यह स्टेबल है। तो देखिए, तो ये भी ट्रायंगल फॉर्म में, ये भी ट्रायंगल फॉर्म में, ये भी ट्रायंगल फॉर्म में, तो ये तीनों के तीनों ट्रायंगल फॉर्म है, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पे देखिए m इजकल टू जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है, और मेंबर भी किसके फॉर्म में है, ट्रायंगुलेटेड फॉर्म में है, इसलिए इसको हम इंटरनली क्या कहेंगे, स्टेबल कहेंगे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंटरनली स्टेबल। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल फॉर्म है, तो सीधे हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म, ये देखिए रेक्टेंगल फॉर्म है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, रेक्टेंगल फॉर्म है, ट्रायंगल फॉर्म है नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि क्या है, अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल है। लेकिन हम पहले निकाल लेते, इसको चेक कर लेते कि मेंबर कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अरे ज्यादा हो गया। अच्छा, ये इसको हम ज्वाइंट यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं तब मेंबर 15 हो जाएगा। अगर ज्वाइंट ये कंसीडर नहीं करते तब मेंबर कितना रहेगा, 13। ये चीज हम टॉस में भी बताए थे कि ज्वाइंट कीजिएगा तो ज्वाइंट का नंबर भी बढ़ जाएगा, है ना। ये ज्वाइंट देखिए दोनों तरफ से सोल्व करके आपको दिखाते हैं। पहले तो सोल्व करते हैं इसको ज्वाइंट मानकर, और फिर सोल्व करेंगे ज्वाइंट नहीं मानकर। तो पहले क्या है, 1 2 3 4, इसको ये पूरा मेंबर को एक क्यों मानते हैं, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13। तो देखिए मेंबर कितना हो गया, 13। ज्वाइंट कितना हो जाएगा, अब इसको छोड़िए, अब ज्वाइंट गिनिए। तो ज्वाइंट गिनते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा ज्वाइंट, 1 ज्वाइंट हो गया, 1 ज्वाइंट हो गया, 2 ज्वाइंट हो गया, 3 ज्वाइंट हो गया, 4 ज्वाइंट हो गया, 5 ज्वाइंट हो गया, 6 ज्वाइंट हो गया, 7, ये हो गया आपका 8। तो ज्वाइंट 8 हो गया, 2 गुने 8 - 3 यानी 16 - 3 13 13 दोनों है, तो ये तो इक्वल है। अब यहाँ पे लीजिए मेंबर को हम ना ये अलग अलग मेंबर मान लेते हैं, तो 2 मेंबर बढ़ जाएगा यानी 15, और ज्वाइंट एगो बढ़ जाएगा, पहले 8 हुआ था अब 9 गो हो गया, तो 2j-3, तो 2 गुने 9 - 3, तो 2 9 18 - 3, ठीक है, यानी 15। देखिए 15 15 आ गया। तो ऐसे भी बना सकते, ज्वाइंट मान भी सकते बीच में और नहीं भी। अगर ज्वाइंट मानिएगा तो मेंबर यहाँ 4, और नहीं ज्वाइंट मानिएगा तो मेंबर 2, ठीक है। ज्वाइंट का मतलब क्या हो गया, ज्वाइंट का मतलब कि मेंबर अलग अलग हो गया। ज्वाइंट का मतलब ये ज्वाइंट हो गया तो मतलब 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर। अगर ज्वाइंट नहीं मानते हैं तो ज्वाइंट नहीं कहने का मतलब क्या कि एगो ऊपर से मेंबर है, एगो नीचे से मेंबर है, तो ये मेंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो अब आते हैं इसको सोल्व कीजिए। तो इसमें देख रहे हैं, ये तो देखते के साथ पता चल गया कि ट्राइंगल फॉर्म नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल फॉर्म नहीं है, रेक्टेंगल है, तो ये ऐसा ही अनस्टेबल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसको देखते थे। ये तो ट्राइंगल फॉर्म है, सभी के सभी ट्राइंगल फॉर्म है। अब मेंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मेंबर 17 है। ज्वाइंट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 गो में ज्वाइंट हो गया था। 2 गुने 10 - 3 17, 17 17 तो है, यानी रिक्वायर्ड जितना स्ट्रक्चर में मेरा मेंबर है उतना ही रिक्वायर्ड है, मतलब सही है। यहाँ पे सभी के सभी ट्रायंगुलर फॉर्म में है, इसलिए इंटरनली क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में, है ना। ओवरऑल स्टेबिलिटी कब बोलेंगे, तो इसको अब नेक्स्ट वीडियो में करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन लगातार देख लीजिएगा इसको, एक बार 1 सेकेंड रुक जाइए। चलिए